सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। तो उसको प्रारंभ करेंगे उत्साह। तो थोड़ा सा पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गड़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। 9वीं क्लास तक, कक्षा तक उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। अध्ययन करने वाला। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन से उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, अर्थात जो उनके परिवार के सदस्य थे उनके आकस्मिक अचानक निधन से अर्थात मृत्यु से उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, बहुत दुखी किया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवर संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। तो उत्साह कविता जो है, उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का अर्थ होता है पुकारना, बुलाना, जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा इच्छा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता, ये इसी के अंतर्गत दो जो काव्यांश है, पद हैं, वो उत्साह के हैं। और उसके बाद अट नहीं रही है, इसके एक पद्यांश है जो फागुन की सुंदरता को प्रकट करती है। ये 3 पद्यांशों की कविता है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो सबसे पहले उत्साह के जो पद हैं, 2 पद हैं, इनकी व्याख्या करते हैं। बादल गरजो घेर घेर, घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो घोर का तात्पर्य अर्थ होता है यहाँ पर भयंकर, और गगन आकाश, नभ, धाराधर पर्यायवाची है बादल का। ललित का अर्थ होता है सुंदर या मनोरंजनकारी। विद्युत होता है विद्युत छवि उर्मे, अर्थात बिजली की जो शोभा होती है वो उर होता है पर्यायवाची छाती, अर्थात उर का अर्थ होता है छाती। वज्र होता है कठोर, भयंकर, और नूतन होता है नई। तो कवि के कहने का क्या अभिप्राय है? इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हे बादल, तुम गर्जना करते हुए आओ, आवाज करते हुए आओ और खूब गरजो। हे बादल, तुम गर्जना करते हुए, गरजते हुए आओ और खूब गरजो, और अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण आकाश को क्या कर लो, उसको घेर लो, उसको अपने वश में कर लो। तुम्हारे केश बड़े सुंदर काले और घुंघराले हैं। केश यहां पर कहे गए हैं बालों को, केश का पर्यायवाची अर्थात बालों को कहे गए हैं कि तुम्हारे जो बाल हैं वो काले रंग के हैं और घुंघराले हैं। घुंघराले अर्थात जो मुड़े हुए हों, जिनका आकार क्या होता है,
जो एक मुड़े हुए होते हैं उनको घुंघराले कहते हैं। ये केश कल्पना के विस्तार के समान है। जैसे कवि की कोई कल्पना होती है ना, घेर घेर घोर गगन धारा धर, धारा धर अभी बताया कि पर्यायवाची किसका है, बादल का। कि ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले, अर्थात तुम्हारे जो बाल हैं, बाल कल्पना के से पाले, अर्थात जो केश हैं बाल हैं वो कैसे हैं, काले हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर बरदो बादल गरजो। कि कवि बादल को, अर्थात कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है कि हे बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में जो बिजली की कांति है, जो बिजली विद्युत छवि उर्मे बिजली की जो शोभा है, तुम संसार को नया जीवन देने वाले हो, कवि नवजीवन वाले। हे बादल रूपी कवि, तुम्हारी भावनाओं में क्या छिपा हुआ है, वज्र छिपा, अत्र वज्र छिपा हुआ है, कठोर छिपा हुआ है। तुम संसार में अपनी नवीन कविता का संचार कर दो, नूतन नई कविता फिर बढ़ दो, अर्थात तुम संसार में अपनी नई कविता का क्या कर दो, संचार कर दो, उसको फैला दो, उसका विस्तार कर दो। हे बादल तुम गरजो और गरज कर इस संसार से, अर्थात इस संसार में जल भर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विषव के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल, विकल का अर्थ होता है बेचैन, उन्मन होता है अनमना, निदाग होता है तपती गर्मी, और सकल होता है सारे, जन होता है मनुष्य, अज्ञात होता है अनजान जिससे कोई जानता न हो, अनंत आकाश और घन बादल, तप तपती हुई धरा पर्यायवाची है पृथ्वी का। तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, अर्थात कवि का कथन है कि इस संसार में चारों ओर भयंकर गर्मी के कारण, अर्थात इतनी भीषण गर्मी फैली हुई है जिससे लोगों के मन क्या है, जिससे सभी लोग क्या है, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विषव के निदाग के सकल जन, अर्थात गर्मी के कारण लोगों के मन कैसे हैं, उछटे हुए हैं, अर्थात किसी भी चीज में उनका मन नहीं लगता, वो गर्मी से परेशान है। भीषण गर्मी के कारण संसार के सभी लोग दुखी हैं। ऐसी स्थिति में न जाने आकाश की किस अज्ञात किस अनजान दिशा से, किस अज्ञात या किस अनजान दिशा से बादल चले आते हैं और संपूर्ण पृथ्वी की गर्मी के कारण जो तप रही है उसको क्या करते हैं, अर्थात उसको देखकर कवि कहता है कि हे बादल तुम खूब वर्षा करो और ग्रीष्म ऋतु से झुलसे हुए लोगों को और इस पृथ्वी को, अर्थात लोगों को शांति प्रदान करो और पृथ्वी को शीतलता प्रदान करो। हे बादल शीतल कर दो, हे बादल तुम खूब गरजो और खूब वर्षा प्रदान करो। इसके पश्चात एक पद है जो है अट नहीं रही। अट नहीं रही है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये फागुन मास का वर्णन किया है इसमें कवि ने, कि अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अट का अर्थ होता है समाना, कहीं पर समा नहीं रहा है। आबा होते हैं शोभा, कांति या चमक। फागुन, फाग का महीना, अर्थात जो फरवरी के मध्य और मार्च के मध्य का जो माह होता है उसको फागुन कहते हैं। तन शरीर और सट चिपकना, नभ होता है आकाश। तो अट नहीं रही है, इसमें जैसा अभी बताया कि जो फागुन मास की जो सुंदरता है उसका कवि ने वर्णन किया है कि अट नहीं रही है आबा फागुन की तन में सट नहीं रही है। कवि का कथन है कि फागुन मास की जो इतनी सुंदरता है, इतनी उसकी खुशबू है, इतनी उसकी महक है कि वातावरण में जो वो खुशबू, जो महक, सुंदरता है वो समा नहीं रही है। इतना अनुपम और मनोहारी बन गया है कि वातावरण वह पूर्णतः शरीर में समा भी नहीं पाता है। कहीं सांस लेते हो कहीं घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अर्थात कवि का कथन है कि फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहारी बन गया है कि वह पूर्णतः शरीर में समा नहीं पाता है। सब जगह सुंदर और हृदयग्राही दृश्य जो हैं वो बिखरे हुए हैं। हृदयग्राही अर्थात जो मन को अच्छे लगे वो दृश्य क्या है, बिखरे हुए। जहाँ कहीं भी फूल पत्तों द्वारा सांसें ली जाती हैं
वहाँ से सुगंध ही सुगंध आती है। फागुन प्राकृतिक वातावरण में ऐसी मादकता भर देता है कि पक्षी फड़फड़ाते हैं, अर्थात अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और क्या करते हैं, उड़ने को बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और चारों ओर इतना प्राकृतिक सौंदर्य फैला हुआ है कि कवि उस सौंदर्य से जो अपनी आंखें हैं, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, अर्थात आंख जो है वो हट नहीं आ रही है। और जो पत्ते हैं उन पत्तों पर इतने पुष्प और पत्ते आ गए हैं कि उनकी सुंदरता कहीं पर नहीं समा रही है, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, उर होता है हृदय में, अर्थात मंद मंद पुष्पमाल, मंद गंध पुष्पमाल। कि कवि कहता है कि उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता हूं फिर भी हटा नहीं पाता। कवि अपनी आंखों से फागुन के सौंदर्य का क्या कर रहा है, पान कर रहा है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। और भाव यह कहने का अभिप्राय क्या है कि फागुन मास में इतनी अधिक जो सुंदरता है वो उसकी आंखों से हट नहीं रही है। तो कहीं हरी कहीं लाल, क्या कहने का क्या अभिप्राय है, कवि कहता है कि पुष्पों की ऐसी पंक्तियां हो चुकी हैं, ऐसे हालात हो चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये माला उनके गले में डली हुई हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कहने का क्या अभिप्राय है, कवि इसमें कहा गया है कि वृक्षों पर जो सुगंधित फूल लग गए हैं, स्थान स्थान पर सुंदरता की राशि इतनी सघन हो गई है कि वह समा नहीं पा रही है, बल्कि सभी स्थानों पर क्या हो रही है, प्रकट हो रही है। तो ये हमारे जो है कविता थी। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे और जैसे इसके प्रश्न उत्तर का PDF जाएगा तो सभी ने उसको लिखना है। धन्यवाद।